Hello and welcome to the Capital Study Circle. Today we are going to discuss the India-Nepal relations, in which we will focus on the recent killing of Indian citizen in Nepal. तो आप सभी का स्वागत है कैपिटल स्टडी सर्कल में। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया नेपाल रिलेशन के बारे में, और जो एक भारतीय नागरिक को मारा गया है वहां की पुलिस के द्वारा, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और नेपाल के रिश्ते की, उनके रिलेशंस की। तो भारत और नेपाल के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं पिछले कई सालों से, जब से हमको आजादी मिली, या उससे पहले से भी भारत और नेपाल के बीच काफी अच्छे रिलेशन रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जो उनकी एक्सपेंशन की पॉलिसी थी, उसकी वजह से नेपाल और जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें काफी कॉन्फ्लिक्ट हुए। लेकिन आजाद भारत में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली नेपाल से बहुत ज्यादा सीरियसली हमने नहीं देखा। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये फिर से हमें एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। उसकी तह में जाने से पहले जो रिसेंट किलिंग हुई है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो जैसा हमने बताया कि नेपाल और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे, तो इसलिए यहाँ पे कोई रिजिड बॉर्डर नहीं है, या सिर्फ एक बॉर्डर हो जहां गेट से एंट्री एग्जिट हो, या कोई पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होती है भारतीयों को नेपाल में जाने के लिए, या नेपालियों को भारत में आके काम करने के लिए। तो यही चीजें चल रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नेपाल के अंदर और हमारे देश के अंदर भी एक लॉकडाउन लगा हुआ है। तो लॉकडाउन की वजह से वहां भी स्ट्रिक्ट हो गए। नेपाल के अंदर भारतीयों का प्रवेश जो है निषेध कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जब कल एक व्यक्ति पे फायरिंग होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है और कई लोग इंजर्ड हो जाते हैं, उसके अलावा एक व्यक्ति को डिटेन कर लिया जाता है, लेकिन अभी अभी खबर मिली है कि जल्दी उसको छोड़ दिया गया है। तो न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1 इंडियन फार्मर किल्ड एंड एटलीस्ट 3 आर इंजर्ड इन फायरिंग बाय नेपाल पुलिस। These farmer belong to सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले थे और ये बाहर वहां नेपाल में इनका आना जाना लगा हुआ था। इनका नाम है विकेश कुमार राय, जो कि किल्ड हुए, जो मारे गए। 2 अदर उमेश राम और उदय आर इंजर्ड। 1 मोर पर्सन लगन राय, ये जो है इनको डिटेन किया गया था, लेकिन अभी खबर मिली है कि इनको छोड़ दिया गया है। तो ये हुआ क्यों? तो इसके पीछे जो नेपाल की पुलिस है, वो उनका आर्गुमेंट ये है कि ये लोग जबरदस्ती वहां जाने की कोशिश कर रहे थे और ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए थे, जिसकी वजह से रोकने के लिए उनको फायरिंग करनी पड़ी। लेकिन भारत के अंदर अभी भी इंक्वायरी चल रही है। तो देख सकते हैं कुमार राजेश चंद्र, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, जो नेपाल बॉर्डर को सील करता है, हमारे सशस्त्र सीमा बल जो है वो नेपाल बॉर्डर को देखती है। अलग अलग बॉर्डर्स पे अलग है, जैसे बीएसएफ देखती है पाकिस्तान या बांग्लादेश को, यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल देखती है। Had said that firing incident took place around 8:40 AM, सुबह 8:40 पे हुई फ्राइडे को, नेपालीज टेरिटरी व्हेन, ये नेपाल के अंदर हुआ है, ऐसा नहीं कि इंडिया की टेरिटरी में उन्होंने फायरिंग की है उनके ऊपर। और ये लोग गैर इंडिया के अकॉर्डिंग ये नेपाल में ही रहते थे। द नेपाल एपीएफ, वहां की जो पुलिस है, उनके अकॉर्डिंग देयर इज अ लॉकडाउन इन नेपाल टिल जून, जो हमने बताया 14, लीडिंग टू सम अवॉइडेबल एंड इंस्टेंट अल्टरेशन। तो जो कुछ मिस हैपनिंग ना हो इसलिए वहां पे लगा हुआ है। और इससे पहले भी कई स्टेटमेंट ऐसे आए हैं नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है केपी ओली, उनकी तरफ से, कि इंडिया का कोरोना ज्यादा खतरनाक है चाइना के कोरोना से। और वो दिखाता है कि किस तरह से हमारे भारत के और नेपाल के रिश्ते कुछ तल्ख हो गए हैं। तो एपीएफ नेपाल का जो है उनकी पुलिस, उसके अकॉर्डिंग क्या है, नेपाल एपीएफ सेड द विलेजर्स बिकेम एग्रेसिव एंड दे हैड टू ओपन 15 राउंड्स ऑफ फायर। तो ऐसा माना जा रहा है, या उनकी तरफ से ये आया है कि 15 राउंड हुए, हो सकता है इससे ज्यादा भी हुए हों, वो हमारी जो इंक्वायरी होगी उसमें पता चलेगा। दिस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, चंद्रा सेड ऑन फ्राइडे। कि चंद्रा जो है हमारे सशस्त्र सीमा बल के जो डायरेक्टर है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद क्लियर रिपोर्ट आएगी। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि ये इतनी तल्खी आई क्यों। इससे पहले हम देख चुके हैं कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो लेके चल रहा था उसको लेके, अब वो बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों हो रहा है उसके तह में जाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो एरिया है यहां पे, ये इसको लेके नेपाल ने इस एरिया को अपने मैप में दिखा दिया है, और इसको लेके इंडिया उससे नाराज भी है और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। डिस्प्यूट क्यों है आप देख सकते हैं, जो काली नदी या महाकाली नदी है, वो एक जो हमारी ट्रीटी थी, अब उस ट्रीटी को पहले देख लेते हैं।
जिसको ट्रीटी ऑफ सुगोली कहते हैं, ये नेपाल एंड ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट दैट एंडेड द एंग्लो नेपलीज गोरखा वॉर। तो जब ब्रिटिशर्स ने कोशिश की अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि टेरिटरी जो गोरखा टेरिटरी थी या नेपाल की जो टेरिटरी थी वो सतलज रिवर जो हिमाचल है वहां तक पहुंच गई थी। तो एक भयंकर युद्ध हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो गोरखा थे वो काफी बहादुरी से लड़े, लेकिन अंत में हार गए। लेकिन एक ट्रीटी होती है सुगोली पे, और वहां पे माना जाता है कि कौन सा एरिया का किसके पास रहेगा। उस ट्रीटी ने नेपाल ने कहा कि जो तराई रिवर, जो काली रिवर या महाकाली रिवर तक पीछे हटना पड़ेगा। सतलज रिवर तक उन्होंने कब्जा कर लिया था, हिमाचल तक, और वहां से उनको पीछे। और उसके बाद जो हारने के बाद भी नेपाल को एक स्वतंत्र देश की उसकी सॉवरेनिटी को मान लिया ब्रिटिशर्स ने। तो ये आइडिया जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 1814 से शुरू होकर 1816 तक, 1816 में जो ट्रीटी ऑफ सुगोली होती है वहां पे इससे निकलता है। अब प्रॉब्लम कहां पे है कि ये ट्रीटी ऑफ सुगोली जो थी वो इतनी पुरानी है और बहुत क्लियर नहीं है। क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो रिवर है महाकाली या काली रिवर, वो एग्जैक्टली किसको मानेंगे ये वहां पे क्लियर नहीं है। अब हम आ जाते हैं मैप पे। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये जो महाकाली रिवर है इसकी 3 ट्रिब्यूटरी है। तो एक तो यहां से निकलती है, एक यहां से निकलती है और एक यहां से। तो मेन तो ये दिख रही है, लेकिन ये भी है, लेकिन तीनों को मिला के ही यहां से महाकाली रिवर है। तो इंडिया ने 1947 जब हम आजाद हुए तो एक ट्रीटी हुई कि ये इंडिया का पार्ट रहेगा, और इंडिया ने इसको बॉर्डर मान लिया। उस समय नेपाल ने भी मान लिया, लेकिन बाद में इन्होंने बोला कि उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो महाकाली रिवर तय हुआ था वो महाकाली रिवर ये है। तो ये जो 3 जो एरिया है, लिम्पिथुरा, लीपू लेक और जो काला पानी जो एरिया है, ये इनके बीच में आता है। इस एरिया को अब नेपाल कह रहा है वो उनका एरिया है और उसको क्लेम कर रहा है अपने मैप पे। अब बहुत से लोग इसको कह रहे हैं कि ये चाइना की सह पे किया जा रहा है, क्योंकि वो भी एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और नेपाल के अंदर भी एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ चुकी है और उसके लीडर हैं केपी शर्मा ओली, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं। तो उनकी वजह से माना जा रहा है कि नेपाल चाइना के इशारे पे काम कर रहा है, लेकिन ये डिस्प्यूट हमारा और नेपाल का है, ना कि इसमें डायरेक्टली चाइना आता है। अब हम देख लेते हैं कि नेपाल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी हम देख रहे थे कुछ दिनों पहले हमारे साथ जो चाइना का कॉन्फ्लिक्ट था वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और चाइना एक मजबूत देश है एशिया के अंदर। और अगर आज के समय में देखें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर चाइना की एक बहुत ताकतवर फौज हो गई है। उस समय में इंडिया और चाइना के बीच में जो बफर स्टेट, जो इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध में बफर स्टेट का जो काम कर रहा है वो नेपाल कर रहा है। तो दो मजबूत देशों के बीच में जो एक कमजोर देश होता है वो एक बफर स्टेट कहलाता है। अब इस बफर स्टेट्स को हमको बना के रखना है, हमारे रिश्ते उससे अच्छे होने चाहिए और ये कोई कॉन्फ्लिक्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो इंडिया नेपाल टाइज नीड ए डिप्लोमेटिक डायलॉग। हम एग्रेसिव होके उससे डायलॉग नहीं कर सकते। इन सारी चीजों को एक डिप्लोमेटिक तरीके से रिजॉल्व करना चाहिए, और ना ही सिर्फ नेपाल से बल्कि चीन के साथ भी हमें शांति से रहना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया जब क्राइसिस में है, कोरोना की क्राइसिस है, इसके बाद एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है। उस इकोनॉमिक क्राइसिस से भी निकलने के लिए पूरी दुनिया में एक दूसरे का सहयोग हमें चाहिए। तो यहां आप देख सकते हैं हमारे रिश्ते पहले काफी अच्छे थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं वो नेपाल जाते हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री से मिलते हैं। इसके साथ ही साथ जैसा हमने यहां पे दिखाया कि ये एक ब्रिज का काम कर सकती है चाइना और इंडिया के बीच में नेपाल। हमारे क्योंकि नेपाल की दोस्ती चाइना से भी अच्छी है और नेपाल की दोस्ती इंडिया से भी काफी अच्छी रही है। तो हम देख सकते हैं कि इस समय में दुनिया में जब शांति की जरूरत है, डेवलपमेंट की जरूरत है, उस समय में वर्ल्ड पीस की जरूरत है, तो नेपाल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है, महत्वपूर्ण देश बन। इसी के साथ वर्ल्ड पीस के लिए, विश्व शांति के लिए हमें सभी भारत को सभी देशों से, खास तौर से अपने पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे बना के रखने चाहिए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको डिप्लोमेटिकली जो है शांति वार्ता के थ्रू उसको चेंज करना चाहिए, ना ही एग्रेशन या गोलीबारी या जिसको हम कहते हैं वायलेंस के थ्रू चेंज करना चाहिए। तो इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हुए अपनी बात यहां खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।